हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1947 में पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान में 20% हिंदूज हुआ करते थे, जिनकी पॉपुलेशन आज घट के सिर्फ 1% के आसपास रह गई है। तो इस सिंगल फैक्ट से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि पाकिस्तान में कितना लार्ज स्केल पे नॉन मुस्लिम्स स्पेशली हिंदूज को परसिक्यूट किया जाता है, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स हर साल, एक्चुअली बहुत साल से आ रहे हैं, इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं फॉर अ बेटर लाइफ। लेकिन इंडिया में आने के बाद भी इनके जो चैलेंज है वो ओवर नहीं होते, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम इंडिया में फेस करनी पड़ती हैं। तो आज इस पूरे एडिटोरियल में मैं इसी इश्यू के बारे में बात करने वाला हूं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जब ये लोग इंडिया में आते हैं किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या गवर्नमेंट जो है यहाँ पे स्टेप्स लेती है और किस तरह से हम इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, यह है सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस से ही ज्यादातर हिंदू जो है वो इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं। इंडिया में जो है जोधपुर एक बहुत ही मेन फोकस पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादातर सेटलर और जो कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं इनके लिए। उसके अलावा नदन गुजरात, उसके अलावा पंजाब, थोड़े बहुत में यूपी और हरियाणा। तो इन 5-6 स्टेट्स में ज़्यादातर पाकिस्तान से माइग्रेंट्स इंडिया के अंदर आते हैं। इन सभी के जो है पासपोर्ट भी मोस्टली एक्सपायर हो ही चुके हैं, क्योंकि काफ़ी साल से इंडिया में अंदर रह रहे हैं। रिलीजियस परसिक्यूशन किया जाता है पाकिस्तान में इनके साथ। रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको इसीलिए हरास किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, क्योंकि आप स्पेशल रिलीजन से बिलोंग करते हो। वहां पे जो हिंदूज हैं उनकी लैंड को वहाँ का जो माफिया है उनको से ज़बरदस्ती ग्रैब कर लिया जाता है। उनको जो है किसी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं मिलती। पाकिस्तान की सरकार भी उनको किसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराती है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है यंग हिंदू गर्ल्स को। उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है, उनके रेप्स किए जाते हैं, ब्लास्फेमी के डिफरेंट तरह के उनके ऊपर चार्जेस लगा के उनको लीगली हरास किया जाता है। और वहाँ पे हिंदूज को अनटचेबल्स यानी कि जो अछूतों की तरह व्यवहार किया जाता है। जो वहाँ पे बच्चे होते हैं जो स्कूल में जाते हैं उनको अलग से बेंच पे बिठाया जाता है। और वहाँ पे जो है हिंदूज को अपने फेस्टिवल्स को पूरी तरह से सेलिब्रेट भी नहीं करने दिया जाता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे की जाती हैं। कुछ तो जो है नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं, कुछ स्टेट एक्टर्स भी करते हैं, तो वहाँ पे उनको डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उस डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए, उस सिक्योरिटी थ्रेट से बचने के लिए वो लोग इंडिया के अंदर आ जाते हैं। इंडिया में अंदर आने के बाद भी उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन। जैसे ही लोगों को यहाँ पे पता लगता है कि ये पाकिस्तान से आए हैं, तो लोगों का एटीट्यूड उनके लिए बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वो दलित हैं। और जब इंडिया वाले दलित के साथ भैया आप अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते, तो आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान से जो दलित आएगा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। तो एक तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनके पास सिटीजनशिप नहीं है तो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती। उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड नहीं होते हैं। बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती है, जैसे उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनको गैस का कनेक्शन नहीं मिल पाता है ना, उनको वाटर सप्लाई नहीं मिल पाती। तो ये सारी के सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, बिकॉज उनके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। देखिए, ऐसे 3-4 ऐसे इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से सारा कुछ ट्रिगर हुआ था। पहले तो पार्टीशन के बाद ही आपको पता है कि बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया से जो है पाकिस्तान में गए थे, बहुत सारे हिंदूज जो है वहाँ से आए थे। तो एक तो पार्टीशन के बाद से, क्योंकि जब पार्टीशन के बाद में आए तो वहाँ पे इनकी पूरा लैंड जो बिजनेस था, इनका पूरा इकोनॉमिक सोर्सेज वो बेचारों के वहीं पे रह गए। तो इंडिया में जब ये आए तो बिल्कुल खाली हाथ आए। तो एक बार सिचुएशन आपकी इतनी खराब हो जाती है, उसके बाद आपकी सिचुएशन इंप्रूव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1971 के वॉर के दौरान भी बहुत सारे हिंदूज जो है वो पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए, क्योंकि उस टाइम पे उनके साथ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परसिक्यूशन किया जा रहा था। उसके बाद 1990s में राम टेम्पल वाला इशू हुआ था और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था। पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे हिंदूज के ऊपर अटैक्स किए गए, सिखों के ऊपर भी हुए, हिंदूज के ऊपर भी हुए। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे जो हिंदूज हैं वो इंडिया के अंदर माइग्रेंट हो गए। उसके बाद 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान ने कैप्चर कर लिया। तालिबान ने हर माइनॉरिटी को परसिक्यूट किया, जिसमें से जो है सिख भी आते हैं, जैन्स भी आते हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, कोई भी हो। तो उस टाइम पे भी जो है अफगानिस्तान से काफ़ी सारे हिंदूज इंडिया के अंदर आए। तो पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं, बांग्लादेश से भी आ रहे हैं। इस एडिटोरियल में बेसिकली हम लोग पाकिस्तानी हिंदूज के बारे में बात करेंगे। देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हद से ज्यादा हैं, इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है किसी को समझ में ही नहीं आता कि क्या किया जाए। तो इस रूल रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। 1959 में जो है 51 में यूनाइटेड नेशन के अंदर एक कन्वेंशन हुआ था फॉर द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज। इसमें रिफ्यूजीज के कुछ राइट्स को, कुछ उनके अधिकारों को आइडेंटिफाई किया गया था।
मतलब आपकी कंट्री में जैसे कोई रिफ्यूजी आता है तो आप उसको बेसिक एजुकेशन दोगे, उसको बेसिक जो है फूड प्रोवाइड कराओगे, इस तरह की बेसिक बेसिक चीज़ें जो है रिफ्यूजीज को दी जाती हैं। लेकिन इंडिया जो है इस कन्वेंशन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब इंडिया लीगली बाइंडिंग नहीं है रिफ्यूजीज को फैसिलिटी देने के लिए। अगर इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट होता तो इंटरनेशनली इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ता कि आप इन रिफ्यूजीज को ये चीजें दो, है ना। तो क्योंकि इसका पार्ट नहीं है तो इंडिया सरकार जो है उनका रवैया भी जो है ठीक ठाक यहाँ पे नहीं है। इंडिया में जो डील किया जाता है उसके अंदर कई सारे रूल्स हैं। फॉरेनर्स एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट, उसके बाद पासपोर्ट एंट्री एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, तो और भी कई सारे छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इतने सारे रूल्स की वजह से ना चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी जो माइग्रेंट आते हैं बाहर से, इलीगल आते हैं, उनको डिटेन कर सकता है और उनको वापस डिपोर्ट कर सकता है। अगर सरकार को लगता है कि इस पर्सन को हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते ड्यू टू एनी रीजंस, हो सकता है उसको टारगेट भी किया जा रहा हो, तो उसको पाकिस्तान में वापस भेज दिया जाता है, उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है। तो इन लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है? इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इंडिया की सिटीजनशिप अक्वायर करें, क्योंकि सिटीजनशिप अगर आपको मिल जाता है, आपको आधार कार्ड मिल जाता है, आपको राशन कार्ड मिल जाता है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, एक बार जब ये सारी चीजें मिल जाती है आपको फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन सिटीजनशिप मिलना इतना आसान नहीं है। सिटीजनशिप के लिए आपको इंडिया में कई साल तक जो है 10-11 साल तक आपको रहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल्स। प्रॉब्लम वो भी नहीं है, ये लोग रह भी रहे हैं। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि इनको सिटीजनशिप लेने के लिए पाकिस्तान का अनएक्सपायर्ड पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। यहां पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो नई दिल्ली के अंदर जो पाकिस्तान हाई कमीशन है, अब क्योंकि अनएक्सपायर्ड होना चाहिए तो इनका पासपोर्ट को बार बार रिन्यू किया जाता है, तो बहुत ही ज्यादा हाई फीस चार्ज करते हैं। और बहुत बार तो पाकिस्तान हाई कमीशन को पासपोर्ट का रिन्यू करता भी नहीं है। तो जब उनका पासपोर्ट ही रिन्यू नहीं होगा, जब वो पासपोर्ट ही एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो इंडियन सिटीजनशिप को लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यहां पे आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा सिटीजनशिप के अलावा आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, राशन कार्ड वगैरह आपको चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, जो कि भैया बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी मशीनरी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? पहली बात तो जो पाकिस्तान के हाई कमीशन है उसको इंडियन गवर्नमेंट को जो है इंटरवीन करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भैया इतनी जो हाई फीस है आप इसको थोड़ा सा कम कीजिए। क्योंकि देखिए लोग वहां से आए हैं, पहले बेचारों के पास जॉब्स नहीं है, लैंड नहीं है ना, काम धंधा तो है नहीं, तो पैसा इनके पास वैसे भी नहीं है, बहुत पॉवर्टी में जी रहे हैं, ऊपर से इतनी ज्यादा उनको हाई फीस यहाँ पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से यूनाइटेड नेशन का जो हाई कमीशन है, जो उसकी रिफ्यूजी वाली कन्वेंशन है, रिफ्यूजी वाली कन्वेंशन के अंदर अगर वो माइनॉरिटी माइग्रेंट्स को भी इंक्लूड कर दें तो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। क्योंकि जो सुविधाएं रिफ्यूजीज को मिलती हैं वो सुविधाएं माइनॉरिटी माइग्रेंट्स को भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशन है उसको भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ऊपर से जो लिवलीहुड वाली प्रॉब्लम है और जो रिहेबिलिटेशन वाली प्रॉब्लम है, देखिए सरकार ने कई ऐसी स्कीम्स चला रखी हैं जिसमें उन लोगों को रिहेबिलिट किया जाता है, उनको लैंड दी जाती है, छोटा मोटा रहने के लिए घर भी दिया जाता है, और सरकार इंश्योर करती है कि उनको थोड़ा बहुत काम धंधा भी मिले, एम्प्लॉयमेंट भी मिले। लेकिन इसके में काफ़ी टाइम लग जाता है, और क्योंकि टाइम लगने की वजह से बेचारों में वो पॉवर्टी रह जाती है और वो प्रॉब्लम उनको शुरू हो जाती है। ना तो उनके लिए रहने के लिए प्रॉपरली घर मिलता, ना उनको जॉब्स वगैरह मिलती। तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। ये प्रोसेस जो है बड़ी फास्ट होनी चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक तो वो बेचारे वहाँ से प्रोसिक्यूट हो गए हैं, ऊपर से आप उनको कभी काम के लिए, कभी जॉब के लिए, कभी डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे परेशान होना पड़ता है। तो एक यहाँ पे वो चीज़ है। बच्चों को जो है उन स्कूल की जो एजुकेशन है वो बेटर प्रोवाइड करानी चाहिए, बच्चों को बेटर सिचुएशन यहाँ पे मिलना चाहिए। देखिए अभी कुछ साल पहले तो ना बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिलते थे स्कूल्स में, क्योंकि उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होता था। अब 2-3 साल से जो है बच्चों को कम से कम एडमिशन तो मिलने लगा है पाकिस्तान पासपोर्ट के ऊपर भी। तो एक तो ये सिचुएशन जो है थोड़ी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, प्रोसेस थोड़ा इजी होना चाहिए, बच्चों को एक प्रॉपर बेटर एजुकेशन मिले। ऐसे कुछ स्पेशल स्कूल्स हम लोग बना सकते हैं इन बच्चों के लिए, क्योंकि जब ये एजुकेशन इनको मिलेगा तभी ये मेन स्ट्रीम के अंदर भी आ सकते हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली एक स्कीम चलाई है, विनोबा भावे नगर हाउसिंग स्कीम, जिसके अंदर 300 बीघा जमीन जो है किसी गांव में राजस्थान में इन लोगों को बेचारों को प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, लेकिन हमारे जैसे इंडिया में नॉर्मली होता है, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे कानून भी हैं, बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, लेकिन
कहते हैं ना ढाक के तीन पात, सिचुएशन वही की वही है, सुधरती नहीं है। क्यों नहीं सुधरती है? क्योंकि हमारे जो यहाँ पे सरकारी मुलाजिम है ना भैया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो करप्ट हैं। जब भी बेचारे कोई मदद मांगने के लिए वहां पे जाते हैं तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनसे ब्राइब की डिमांड की जाती है। अभी रिसेंटली एक केस पकड़ा गया था राजस्थान के अंदर, जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने पिछले 2019 में 3000 माइग्रेंट से करप्शन के केस में पैसा लिया। बाद में जब उसको एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा तो उससे कई करोड़ रुपए मिले। तो मतलब इंसानियत तो है ही नहीं हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर, जो करप्ट हैं। कुछ अच्छे भी हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये वाली चीजें भी यहाँ पे बहुत सारी कॉमन हैं, उनको हरास होना पड़ता है। द थार एक्सप्रेस ट्रेन जो है 2006 में चलाई गई थी बिटवीन कराची एंड द भगत की कोठी रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान। तो आना जाना जो है वो थोड़ा सा ईजी हो गया था, लेकिन 2019 में यह रेल सर्विस भी बंद कर दी गई, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है काफी खराब हो गए हैं। तो देखिए हर तरफ से बेचारों को प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम का मेन मुद्दा यह है, देखिए प्रॉब्लम का मेन मुद्दा यह है कि देखिए अभी यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो है आइडेंटिफाई किए हैं, 13 जिले, जिसके अंदर जो वहां के कलेक्टर्स हैं उनको साफ साफ नोटिफिकेशन दिया है, निर्देश दिया है कि वो लोग जल्दी से जल्दी लोगों को सिटीजनशिप के सर्टिफिकेट्स बांटें, उनको दें। मतलब जो पेपर वर्क है उसको बड़ा फास्ट करें और बहुत ज्यादा रिजिड ना हो। ये चीज की गई, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना। अब उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्योंकि कलेक्टर के हाथ में आ गया तो वो फास्ट फास्ट कर देंगे। बट प्रॉब्लम एक्चुअली यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट जो है मुस्लिम माइनॉरिटी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ मुस्लिम माइनॉरिटीज भी हैं जैसे अहमदिया वगैरह हैं जिसको पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उनको भी प्रोसिक्यूट किया जाता है। क्योंकि सरकार का यह मानना है कि हम लोग सिर्फ हिंदूज को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, जैन्स को, बुद्धिस्ट लोग और पारसी लोगों को ही हम लोग जो है यहाँ पे सिटीजनशिप देंगे। तो मुस्लिम्स को इग्नोर क्यों कर रहे हो आप लोग? यहाँ पे ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर भी यही बात हुई थी। वहां पे 6 माइनॉरिटीज को जो है रिकॉग्नाइज किया गया था, जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आ सकते हैं। उसमें भी मुस्लिम माइनॉरिटीज को इग्नोर किया गया था। अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन ये नया नोटिफिकेशन जो कलेक्टर्स को हम लोग ने डायरेक्शन दिया है सरकार ने, ये जो सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं उनका ये कहना है कि ये सरकार जो है ये सीएए को, सिटीजन अमेंडमेंट को छुपा के अप्लाई कर रही है बाय स्टेल्थ, क्योंकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन जो कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं वो इसी तरह से दिए गए हैं कि आप इनको सिटीजनशिप दो। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसको बाईपास करके सरकार इनको जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप देना चाहती है। क्योंकि सीए के अंदर प्रोविजन है, अभी जो प्रोविजन चल रहा है इंडिया के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, उसमें 11 साल तक जो है आपको इंडिया के अंदर स्टे करना पड़ता है टू गेट द सिटीजनशिप एंड टू गेट द रजिस्ट्रेशन फॉर द सिटीजनशिप। लेकिन सीए के अंदर जो है उसको 5 साल कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अभी जो नया नोटिफिकेशन दिया है कलेक्टर्स को, इसके अंदर यही प्रोविजन है। मतलब सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इनडायरेक्टली अप्लाई कर रही है। हालांकि सरकार खुल के नहीं कह रही है, लेकिन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि देखिए आप दीजिए सिटीजनशिप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ इन्हीं 6 कम्युनिटीज को आप इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो, बाकी दूसरे रिलीजन को भी आप इसमें इन्वॉल्व करो। क्योंकि कई मुस्लिम इस्लाम के अंदर कई छोटे छोटे सेक्ट होते हैं जिनको पाकिस्तान में प्रोसिक्यूट किया जाता है, स्पेशली अहमदिया मुस्लिम्स, उनको इंक्लूड नहीं किया गया यहाँ पे। ऊपर से रही कसर जो है पूरी जो है वो कोविड-19 ने कर दी, क्योंकि अब जब उनके पास, बेचारों के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो उनको वैक्सीन भी सरकार नहीं प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। वैक्सीनेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, तो स्टेट गवर्नमेंट उनको रिफ्यूज कर रही थी। हालांकि सुप्रीम को अभी 15 लोग माइग्रेंट मारे गए क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से, तो कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है कहा है, सरकार को निर्देश दिए हैं कि आप इन लोगों को राशन प्रोवाइड कराओ, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे वैसे भी काम धंधा नहीं है, इनको फूड पैकेट्स प्रोवाइड कराओ और इनको वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड कराओ। तो कोर्ट ने इंटरवीन किया है, अदरवाइज सरकार तो सो ही रही थी। तो कंक्लूडिंग रिमार्क में क्या कहते हैं कि बेसिक, देखिए हम ये नहीं कहते कि इनको सरकारी नौकरियां दो, बहुत बढ़िया बढ़िया एमएनसीज में नौकरियां दो, लेकिन कम से कम बेसिक नीड्स तो इंसान की पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो बेसिक नीड्स को इंश्योर करना चाहिए स्टेट्स को कि इनकी बेसिक नीड्स पूरी हों। और पॉवर्टी और वनरेबिलिटी, मतलब एक तो ये लोग बेचारे वैसे ही गरीब हैं, ऊपर से इनको सोशली भी डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ किया जाता है। तो एक दोनों प्रॉब्लम ये झेल रहे हैं। एक तो ये दलित हो गए, मोस्टली दलित हैं,
तो वो कास्ट वाली प्रॉब्लम भी है, ऊपर से गरीब हैं और ऊपर से पाकिस्तानी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल कम्युनिटी है ये वहाँ से जो आ रहे हैं हिंदूज। ठीक है, तो अनरिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स भी प्रॉम्प्ट नहीं है, लेट लेट लतीफ सरकार होती है भैया, और लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस यहाँ पे भी काम कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जो ये वेट करते हैं बेचारे सिटीजनशिप के लिए, ये जल्दी से जल्दी दूर हो सके ताकि ये इंडिया को अपना ट्रू होम कह सकें, क्योंकि इंडिया में जब आते हैं तो उम्मीद लेके आते हैं, है ना, हमारी लाइफ यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी जो भी है, लेकिन यहाँ पे आके भी वो नहीं हो पाता है, तो सरकार को ये चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए, है ना। तो यही इस पूरे एडिटोरियल में था, इस पूरे इशू के मामले में। फ्यूचर में अगर कोई इस तरह का एडिटोरियल आएगा तो डेफिनेटली उसको भी हम लोग और ज़्यादा कवर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये छोड़ के जाता हूँ आपके कोर्ट के साथ। तो डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट्स इज टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी बाय नेल्सन मंडेला। बहुत ही शानदार कोट है। एथिक्स वाले पेपर में या ह्यूमन राइट्स का जब भी कोई क्वेश्चन आता है, आप इस तरह के कोटेशंस को डेफिनेटली, स्पेशली पेपर 4 में और एसए में आप इनको लिख सकते हो, आपका इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपका वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।